राजनीति की डगर और ज़िंदगी का सफ़र कुछ एक जैसा होता है। कभी गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है तो कभी बीच में बम्पर भी आते हैं। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इंसान मजबूती से खड़ा होकर निखर जाता है या फिर कमज़ोर पड़कर बिखर जाता है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नेता आज हमारे साथ है। जब उतार और चढ़ाव राजनीति में आया तो उसने खुद को मजबूत किया और एक बार फिर से निखर कर अपने आप को तैयार किया। मैं बात कर रही हूँ तिजारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव की, और बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं वो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जन प्रतिनिधियों के साथ। शिक्षा विभाग में सेवा देने के बाद आप राजनीति में आए, आपको टिकट मिला, आप विधायक भी बने। इसके बाद आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भरा दौर देखा, जैसा मैंने आपको कहा। अब तक के आप इस अपने राजनीतिक सफ़र को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आप और आपके एयरटेल जो चैनल है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आज आपके बीच में, आपके आमने सामने बात करने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को और हमारे स्थानीय संपादक आदरणीय महावीर जी को, सभी को, आप सबको बहन जी धन्यवाद। 11 जुलाई को मेरे छोटे भाई होशियार सिंह का मंदिर में सेवा करते हुए और छत से गिरने से आकस्मिक निधन होने के कारण मेरा शोक भरा समय रहा। इसलिए मैं 1 महीने तक जनता के या किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम और मीडिया, सोशल मीडिया के रूबरू नहीं आ पाया। आज पहली बार आप कई चैनलों के बीच में रूबरू हुआ हूँ। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को, तिजारा विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई और बहनों और पूरे देश के भाई और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जो स्वतंत्रता संग्राम में या देश की सुरक्षा में शहीद हुए, कुर्बानियां दी, उनको सत नमन भी करता हूं और जनता के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। इस पर्व को हम सब हर्ष और उल्लास से राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने के लिए मनाएं और सब काम करें। उनको सभी देशवासियों को धन्यवाद देते हुए, आप चैनल को भी पुनः धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देता हूं। मैं मास्टर मामन सिंह यादव, पूर्व विधायक तिजारा अलवर, शिक्षक प्रकोष्ठ में सह संयोजक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का रहा हूँ। अब 1981 में मैंने शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षक के रूप में गेलपुर गांव में ज्वाइन किया। उसके बाद मैं शिक्षक प्रधान अध्यापक पद तक रहा। 1900 और उस नौकरी में रहते हुए भी मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ रही। चाहे हम कॉलेज में पढ़े, चाहे हम शिक्षा जगत में रहे, और जनता की निस्वार्थ रूप से, ईमानदारी से जनता की सेवा करने का कार्य, सामाजिक सेवा करने का कार्य, सामाजिक संगठनों में बढ़ चढ़ कर भागने का कार्य, असहायों की मदद करने का कार्य, किसानों की मदद करने का कार्य, ये सब करने का मेरी शुरू से ही हॉबी और रुचि रही है। इस कारण से जनता में अच्छा इमेज बन गया। मेरा जो राजनीतिक गुरु जी है, स्वर्गीय आदरणीय जगमाल सिंह यादव, जो 3 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके साथ में भी मैंने काम किया। और जैसे वो बीमार हो गए, बीमार होने के बाद 2008 में उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मेरा कोई परिवार का आदमी यहाँ तिजारा से चुनाव नहीं लड़ेगा और भारत यादव मेरा लड़का किशनगढ़ लड़ेगा, और आप यहाँ से टिकट मांगिए और चुनाव लड़िए मेरे वारिस के रूप में। मैंने उनको 1-2 बार मना भी किया कि किसी और को लड़ा लीजिए। मैंने कभी दिमाग में भी नहीं था कि मुझे विधायक बनना है, लेकिन गुरुजी की प्रेरणा और उनके आदेश के आधार पर मैंने 2008 में टिकट मांगी भारतीय जनता पार्टी की, और काफ़ी प्रयास भी हुआ, लेकिन वो किसी कारणवश टिकट नहीं मिले, कारण वो बीजेपी को टिकट ही नहीं आई और जनता दल यूर उनके समझौते में वो टिकट चली गई।
अब 13 के अंदर तो उसके बाद से ही और ज़्यादा प्रयास राजनीति में करने लग गया। 2013 में चुनाव के कुछ दिन पहले हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है वसुंधरा जी, उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली और तिजारा में परिवर्तन यात्रा आई। 11 बजे आई। पूरे क्षेत्र के लोग, मैं भी यहाँ से काफिले के रूप में अपने समर्थकों को सबको लेकर गया था, कितनी ही महिलाएं भी थी, और रात को 11 बजे आई। बहुत ज़बरदस्त बरसात थी। आदरणीय महावीर जी को पूरा ये वहाँ मौके का गवाह है, इतना ज़बरदस्त पानी भरा था मैदान के अंदर। और 11 बजे आने के बाद में मुख्यमंत्री ने जब देखा तो सभी लोगों ने एकदम आवाज़ उठा दी। उनका भाषण हो रहे थे उस समय कि एक दो आदमी बोलते, जन जन की यही पुकार, मामन सिंह हो अब की बार। और इस तरह की एक आम आवाज़ लोगों की आ गई। तो पार्टी नेतृत्व दिमाग में भी बैठ गया कि भाई ये 75 साल, जो उस समय 70 हुए थे, 52 से 13 तक कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीत पाया है, चाहे वो जनसंघ रहा चाहे भारतीय जनता पार्टी। और बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ पर चुनाव लड़ गए, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो वो पार्टी ने सोचा कि अब जनता पुकार रही है तो इन पर ही दाव खेला जाए। तो मुख्यमंत्री के प्रयास उन्होंने और जो केंद्रीय नेतृत्व ने मंथन करके जनता की भावनाओं के आधार पर मुझे टिकट दे दिया गया। और वो जनता की भावनाएं ही इस तरह का एक करिश्मा हुआ कि पहली बार 35,000 से अधिक मतों का से ज़्यादा विधायक को वोट ही नहीं आते थे तिजारा में। और जनता के आशीर्वाद से 40,106 वोट मेरे चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियाँ काबीना मंत्री थे, उससे ज़्यादा थे, उसको इतने वोटों से पराजित किया। 5 साल तक ईमानदारी से, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा जनता का मेरे से जुड़ाव, सरल और सुलभ, राह चलते में भी रोक लो, हाथ पकड़कर कलम चलवा लो, दस्तखत करवा लो। इस तरह की भावना से हर व्यक्ति का काम, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का, गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति हो, सबका ईमानदारी से कार्य, विकास कार्य जो भी बन पाया, जितना भी बन पाया, हमारे मुख्यमंत्री का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर था। पूरा उन्होंने खूब बजट भी दिया, सूर्य क्षेत्र में अच्छा काम काया पलट। और सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ था अपराध। कुछ ऐसे ही पुकार जो आपने तब सुनी थी, क्या अभी भी सुनने को आपको मिल रही है? अब यहाँ जो मुख्य मुद्दा था अपराध का, सबसे पहले हमने अपराध पर कंट्रोल किया। जितना ज़बरदस्त मुद्दा, चोर डकैत खनन भूमाफिया, ये सब यहाँ पर तिजारा में मौजूद थे, डकैत थे। सबसे पहले हमने पालपुर में जो कई गैंगें थी, अरसद और टुंडा गैंग, उनको बंद कराने का काम किया। विकास कुमार जो बहुत मजबूत है एसपी से, उनको मैं मुख्यमंत्री से कह करके लाया, उनको यहाँ स्थापित करवाया। उन्होंने पूरी रचना बनाकर, कोबरा टीम बनाकर यहाँ पर गुंडागर्दी और जो चोरी डकैती को बंद करने का काम किया। जो जनता आम जन यहाँ पर अपराध मुक्त तिजारा को बनाने का काम किया। अवैध खनन वगैरह थे, सब डंपरों का जब्त कराने का काम, और ये जो अरावली पर्वतमाला है इनको रोकने का काम ये किया, और विकास कार्य सारा किया। और अब उसके बाद में 13 में किसी कारणवश, अब उस चीज़ में जानता कि पार्टी का अपना एजेंडा है, क्यों कटी क्यों नहीं कटी। अब वो तो आप क्या मानते कि क्यों नहीं वो कट गई, अब किसी कारण से कट गई, मुझे तो जानकारी इस तरह की है नहीं। बाकी लोग ये कहते हैं कि मेरा फाइनल था, मुझे 10 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कह भी दिया था कि आप तैयारी कीजिए, लेकिन वो ये गुजर को एडजस्ट कर, हेम सिंह जी की टिकट कटने के बाद ये गुजर को एडजस्ट करने के लिए और ये टिकट दे दी गई और मेरी बलि चढ़ गई। चलो जैसा भी हुआ, पार्टी का आदेश मेरे सिर माथे हुआ। और मैंने पार्टी के यहाँ पर पंचायत हुई, पंचायत में मुझे भी ऑफर दिया गया लड़ने का संदीप यादव से पहले, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, और पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया। कोई पार्टी खिलाफत नहीं की, और मैं अकस्मात, क्योंकि टिकट एकदम सदमा सा मुझे लगा और इससे मैं बीमार हो गया, मेरे डेंगू का बुखार ज़बरदस्त हो गया। मैं यहाँ से जाकर अलवर जो मेरे मकान है वहाँ पर मैं अपने वहाँ पर रहा एक आध बार। आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसे कि आपका टिकट कट सकता? बिल्कुल उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी मेरी टिकट कटेगी। ये तो अचानक अकस्मात एडजस्टमेंट में टिकट करने का रहा। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार जनता, मेरी उम्मीद तो देखो, मुझे कोई लालच तो है नहीं। 5 साल मैं यहाँ विधानसभा का विधायक, अगर नहीं था तो तब आपको सदमा क्यों लगा फिर? सुनो, सदमा इसलिए लगा, मैं जनता की जो सेवा कर रहा था,
जो मेरा एजेंडा था, जो मेरी भावना थी कि तिजारा को बिल्कुल ही अपराध मुक्त करूं और जो डेवलपमेंट कार्य जो उपेक्षित रही जनता उनको पूरा करूं, तो वो जनता के कुछ कार्य अधूरे रह गए, उनको पूरा करने की तमन्ना से एक मौका और मिल जाता तो जनता के जो दुख दर्द जो कुछ रह गए थे कार्य, शेष कार्य, उनको पूरा करने का। और अब भी मेरा ये देखो, कोई प्रतिनिधि अगर लूट खसोट करता है तो उसको ये लालच रहता है कि यार तू तो कमा आगे और हड़पेगा और प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। मेरा ये तो था ही नहीं, मेरे तो 1 रुपये कहीं वो नहीं है। और आज भी मेरे तो बच्चे अपना खेती कर करके दूध और पशुपालन कर करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इस तरह का मुझे लालच नहीं, मेरे तो जनता की भावना का आधार। और आज आप चाहे तो गाँव में, ढाणी में, कस्बों में, वार्डों में आप कहीं भी जा कर के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो कांग्रेस की विचारधारा का हो, चाहे और पार्टी विचारधारा का हो, और चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, उनके ईमानदारी से पूछ लीजिए, बच्चा यही पुकार रहा है कि मामन सिंह जैसा विधायक कभी नहीं आया यहाँ। ईमानदार, सरल सुलभ रहने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला। और अब तो खुले रूप से जनता ये कहने लगी कि मामन सिंह को टिकट दिए जाना चाहिए और यही जीतेगा, और नहीं तो औरों का नेगेटिव पॉइंट बोल रहे हैं, मेरे मुँह से तो नहीं कहा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं ये मानता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व जनता की भावनाओं की कदर करते हुए, जनमानस की कदर करते हुए, और भगवान ग्राम और गांव की आवाज़ में ये कि मानता हूँ, जब जनता की आवाज़ है तो भगवान की आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है तो सबकी आवाज़ एक बनेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जन भावनाओं को कदर करते हुए 100% मुझे भारतीय पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा और जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। और मुझे ये भरोसा है, जो मैंने फीडबैक लिया है, कि अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है पार्टी और पार्टी मेरे पर विश्वास करती है, तो बड़ी बात तो मैं कह नहीं सकता कि भाई जो कोई और ज़्यादा नेता हूँ, मैं कोई चैलेंज की बात नहीं कर रहा। लेकिन राजस्थान में मेरा 13 में 5वां स्थान था जीतने में, मतदान में दूसरा स्थान था मेरा जीतने में, मतदान करवाने में 86.15 वो अनूपगढ़ था, और उसके 86.35 और 15% मेरा मतदान हुआ था। 5वां नंबर था मेरा ऊपर की जीत में। और अब के मुझे ऐसा विश्वास है, जनता का जो प्यार और भावना है, जो फीडबैक आ रहा है, कि पहला नंबर भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप कांग्रेसी विचारधारा और उनकी नीतियों के खिलाफ शुरू से ही रहे हैं, इस वक्त फिर गहलोत सरकार की कोई भी नीति, कोई भी ऐसा काम है जो आपको पसंद आया या पूरी तरीके से फेल रहा आपके लिए सरकार? नहीं, गहलोत जी का काम तो किया है उन्होंने। देखो, मैं ये नहीं कहता गहलोत जी ने कोई काम नहीं किया है। गहलोत जी ने काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने धरातल पे काम करने की कोशिश की है, लेकिन एक ऐसा गलत काम हो रहा है जो सब कामों पानी फेर देता है। कि उन्होंने जो उनकी मजबूरी समझो या उनकी और कोई बात समझो, राज का सत्ता में रहने का लालच समझो, कि विधायक जो समर्थन में विधायक है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे निर्दलीय, चाहे और पार्टियों के बसपा वगैरह के, उनको इतनी खुली छूट दे दी कि भ्रष्टाचार करो, अन्याय करो, किसी को मारो, किसी को छोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा समर्थन करो। इस कारण से जो काम जो कर रहे हैं, उन काम पे आम जन सब पानी फेर देती। अब आम जन को तो तलवार ले खड़ा है, कोई ऑफिस में जा रहा है उसको लूट रहा है, और कॉलेज खोल दिया, लेकिन वो लूट रहा है, उसकी जो आमदनी है वो सारी भ्रष्टाचार में जा रही कामकाज में, इसलिए वो व्यथित है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। और नहीं, काम वाम जो किए हैं वो के साथ साथ भ्रष्टाचार पे और अपराध जो हो रहा है प्रदेश में, उन पे अगर अंकुश लग जाता तो गहलोत जी की जनता में बुराइयां नहीं होती। अब वो भ्रष्टाचार और अपराध जो चरम सीमा पर राजस्थान में, इसके कारण उसके विधायकों का विरोध है पूरे प्रदेश में। हर विधायक का विरोध है, लगभग विधायक मंत्रियों का विरोध है, सीधा भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं भी। अब बहुत से मेरे सामने बातें आती है, कई अधिकारियों के पास लोग जाते हैं तो भाई रजिस्ट्री कराने गए तहसीलदार के पास, तहसीलदार ने कहा भाई इतने पैसे लगेंगे, उनके बाबू वगैरह ने, उन्होंने कहा भाई किस बात के पैसे, अरे यार हमें ऊपर देने पड़ते हैं। बोलो, इस तरह के अधिकारी उनको बदनाम और कर रहे हैं, ऊपर देने पड़ते। अब ऊपर कौन है? जनप्रतिनिधि, उनकी जो सत्ता में वही तो ऊपर है, या कोई भगवान को दे नहीं रहे हो। तो ये भ्रष्टाचार जो नंगा नाच हो रहा है, और ऐसा तिजारा में ही नहीं, सब जगह जहाँ इनके समर्थन के लोग हैं,
और जहाँ और बीजेपी के विधायक हैं वहाँ उनके खिलाफ उनके अधिकारी अपने लगा रहे हैं, वहाँ भी उनके जो प्रत्याशी वगैरह उनकी चल रही है, या उनके मंत्री उनकी चल रही है, वह बेचारे विधायक हमारे उनकी चल भी नहीं पा रही है। अपराध में तो सर राजस्थान नंबर 1 है। आपको भी सर रंगदारी मांगी गई थी और आपको भी जान से मारने की धमकी मिली थी? हाँ, कुछ छिछोरे थे जिनसे मेरे से मांगी गई थी, लेकिन वो जो थी वो ऐसी कोई घटना नहीं थी, ना तो कोई अपराधी था वो कोई, और वो बच्चे थे छोटे, और उन बच्चों ने जो टीवी पर इन पर देख करके जो व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया पर देख करके नकल करने के उद्देश्य से मजाक टाइप में उन्होंने ये कर दिया। अब उस पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैं डरता भी नहीं हूँ। मैंने उनको मैंने तो अपराधियों को सब मेरे पास पहले भी खूब फ़ोन आते, धमकियाँ आती थी, मैं डरता नहीं हूँ कभी भी अपराधियों से, क्योंकि भगवान के हमारी मौत है या नहीं है वो भगवान की मर्जी है, उनसे कुछ नहीं होता। तो वो मैंने उनको कहा भी, अरे भैया तुम तो गलत फंस गए, मेरे पास पैसे है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा पैसे, 10-20 हज़ार पड़ा होगा मेरी पेंशन वेंशन का, अगर वो कहो तो मैं निकाल लूँ, मैं उनको बहला रहा था कि इनको पकड़वाऊँ। अब वो दिएगा, फिर वो आ गए, सब गांव वाले आ गए, वो आए, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे पढ़ने वाले, तो वो कोई अपराध नहीं थे, वो ऐसा कोई बात नहीं थी। और वो मेरे पास भी क्यों आ गए सुनिए, पहले उन्होंने सांसद के पास फ़ोन किया है, सांसद जी कोई काम बिजी थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठा पाए, फिर उन्होंने विधायक जी के पास फ़ोन किया है, विधायक जी भी फ़ोन नहीं उठा पाए। अब उन्होंने सोचा यार ये दो नहीं उठा पाए, चलो अपने पूर्व विधायक पास कर लो, नहीं मेरा तो नंबर ही नहीं आता, फिर मेरे पास करो। तो ये मजाक टाइप था, वो ऐसा कोई अपराध का वो बात नहीं थी। नूह जैसी जो अभी घटनाएं होती हैं, इससे पहले भी कई बार हुई हैं, इन पर आपको क्या लगता है, ये ऐसी घटनाएं को क्यों इतना बढ़ावा मिलता है? और मेवात क्षेत्र की बात करें तो तिजारा भी उसी में आता है, भिवाड़ी में भी उसके हमें थोड़ा सा दंगे देखने को मिले थे। तो उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नूह हिंसा पर आपका क्या कहना है? नूह हिंसा जो हुआ, नूह में जो हिंसा हुई। अच्छा, देखो नूह में जो हिंसा हुई, ये हिंसा कुछ असामाजिक तत्वों ने की। अब यात्रा कोई नई तो निकली नहीं थी, वो यात्रा निर्धारित थी और हर साल निकलती थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आकर के उस यात्रा पर उन्होंने हमला कर दिया। तो और ऐसे ऐसे लोगों पर हमला कर दिया जो यात्री दूर से आ रहे थे, जो यात्रा में भी नहीं थे, उनकी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ छीन ली, जला दी। तो ये गलत अपराध है, इसकी निंदनीय करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से वो जो अपराध करने वाले, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जलाने वाले नूह के अंदर, वो नूह के अपराध जो वांटेड है और पुलिस में जिनके केस दर्ज है, जिनको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा, वो अलवर ज़िले के विशेषकर तिजारा के कुछ आपराधिक गांवों में, पहाड़ियों के आसपास जो गांव है, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनके अंदर छुपे हुए हैं। तो मैं भिवाड़ी एसपी को भी आपके माध्यम से, और तिजारा, कोतवाल, टपुगड़ा और आपके चौपान की, इन सब कोतवालों को और अलवर ज़िले के कप्तान को, एसपी को, इनको सबको भी ये अपील करना चाहूँगा कि इन गांवों के अंदर छापा मारकर जो अपराधी यहाँ पर इन शरण दे रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और उन अपराधियों को यहाँ से भगाया जाए, नहीं वो वहाँ अपराध करके यहाँ पर और दंगा करने का काम करेंगे। सर, गौ तस्करी बहुत बड़ा एक जो है, अगर मैं मेवात क्षेत्र की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। यहाँ से गौ तस्करी होती है, उसके बाद यहाँ से सीधा बॉर्डर आपका लग जाता है, हरियाणा में निकल जाता है। किस तरीके से आप देखते हैं कि अगर आप इस बार विधायक बनकर आते हैं, इस पर कैसे आप लगाम लगाएंगे? मेरे 2013 विधायक बनने से पहले चरम सीमा पर यहाँ गौ तस्करी थी। विशेषकर जो हिंदुओं के त्यौहार आते थे उस पर गौ तस्करी जरूर करते थे, चिढ़ाने के लिए। विधायक बनने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके और यहाँ गौ रक्षा चौकियाँ खुलवाई। एक जैरोली में गौ रक्षा चौकी जो स्थापित है, एक अमलाकी में, एक टपुड़ा सर्किल में, एक तिजारा सर्किल में, और विशेष रूप से पुलिस को हिदायतें दी और बार बार मीटिंग करता रहता। और हमने अपनी ये जो हमारे चैनल है, संगठन है जो नौजवानों के, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल के हो, चाहे गौ रक्षा समिति के हो, इन बच्चों को भी, इन जो गौ भक्तों को भी हमने टीमें बनाई और मेवात क्षेत्र के इनको निगरानी के लिए रखा। और निश्चित रूप से हमने गौ रक्षा यहाँ रोक दी गई थी। गौ भक्षक जो थे उनको रोकने का काम किया, जो भी गौ हत्या होती थी वो बिल्कुल रोकने का काम किया। ये मेरा मुख्य एजेंडा रहा। और 200 विधायकों में जब शपथ समारोह हुआ विधानसभा के अंदर, तो मैं ही एक ऐसा
विधायक था जिन्होंने बोलने के बाद, शपथ के बाद में मैंने जय गौ माता की जय बोली गई थी। तो मेरा अपना और मेरा एक वसूल रहा है, हमेशा जीवन में मैं गाड़ी में गुड़ या केले रखता हूँ, जहाँ भी मुझे गौ माता मिल जाती है उसको गुड़ केले भी खिलाता हूँ। तो ये गो आगे जनता अगर मौका देगी तो वैसे मैंने अपने टाइम में गौ हत्या रोक दी थी, और उसके बाद ऐसा इंतजाम कर जाऊंगे गौ तस्करों का कि आने वाले कितने ही समय में 3 पीढ़ियां तक भी ये आगे करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कांग्रेस की सरकार आते ही आपको लगता है कि गौ तस्करी में इजाफा हो जाएगा? बढ़ावा मिले। कांग्रेस की सरकार आते ही ये गौ तस्करी नहीं, उसके साथ साथ अपराध में बढ़ावा मिलता है, अपराधियों को ये संरक्षण देते हैं, ये इनकी कमियां हैं, इसलिए वो अपराधी आते। और बीजेपी सरकार में अधिकारियों को खुली छूट देते हैं कि अपराधी उनको पकड़िए, उनको कार्रवाई कीजिए, और ये अपराधियों पर अंकुश लगा करके और अपराधियों को वो अधिकारियों पर अंकुश लगा करके अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इसलिए अपराध बढ़ते हैं। लाल डायरी, इसका जिक्र तो आपने भी जो है सुना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो राजस्थान से निकल के पूरे देश में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है कि लाल डायरी कुछ तो है शायद, क्योंकि विधानसभा में जो कुछ भी हमने देखा, राजेंद्र गुढ़ा के साथ जो कुछ हुआ या विधानसभा के बाहर कुछ हुआ, और अब तो उन्होंने उस किताब के 3 पन्ने मीडिया के सामने शब्द, एक एक शब्द वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ करके बताए हैं। आपके हिसाब से क्या है ये लाल डायरी? देखो, लाल डायरी जो है वो तो डायरी का रंग लाल हो सकता है। अब ये तो आप मान लीजिए कि जब उस समय ये कांड हुआ था, गहलोत की सरकार तोड़ने का प्रयास हुआ था, मानेसर जो होटल में जो एपिसोड में जो ये सब इकट्ठे हुए थे, तो ये तो आप मान लीजिए ये तो सबको विदित था कि प्रलोभन में तो विधायक आए ही हैं, चाहे कोई पद के में आए चाहे कोई पैसा कमावे, तो उसके कारण वो लेखा जोखा तो कहीं जबानी तो कोई याद रहता नहीं, कहीं न कहीं तो लेखा जोखा होता है, किसी को कितने पैसे खर्च करना है, होटल का खर्चा कितना है, किसी को लेना देना कितना है, तो वो लाल रंग की कोई डायरी होगी, उसके अंदर वो कुछ होगा। और इसको सबूत, अब लाल डायरी को कांग्रेस पार्टी वाले मना करें कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हमारे कुछ 10-15 विधायकों ने अमित शाह जी से 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं, तो कृपा करके उन पैसों को भाई वापस पहुंचाए, कम पड़ गया तो करोड़ 2 करोड़ मैं क्या दे दूंगा, तो वो दे रहे हैं, तो वो कहाँ से दे रहे हैं? तनख्वाह में से दे रहे हैं, ज़मीन बेच के दे रहे हैं, वो भी जनता के पैसे में से दे रहे हैं, तो वो तो खुद ही मान चुके पैसों का लेन देन हुआ है जो डायरी में स्थापित है, इसमें सबूत की जरूरत कहाँ है? कांग्रेस या मुख्यमंत्री मना करे, मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा है अगर 10-10 करोड़ इनको मिले हैं, तो मिले हैं कहाँ हैं वो पैसे, और वो दे रहा, खुद देने की बात कर रहा है, तो ये वही आरोप लगवा चुके हैं उनके ऊपर लेखा जोखा पर। तो ये लेखा जोखा चाहे वो किसी का भी है, उसमें निश्चित रूप से है। और जो गहलोत जी ने जो ये समर्थन लिया है, तो ये तो मान के चलो प्रलोभन तो इनको मिला ही मिला है, चाहे वो किसी को पद का मिला हो, चाहे किसी को और काम का मिला हो, चाहे कोई और धन का मिला हो, तो ये प्रलोभन का जो लेना देना आपस में उस डायरी में वो लेखा जोखा है, और वो उस लेखा जोखा का उसका रंग उसका लाल होगा, इसके लिए उसका नाम लाल डायरी पड़ गया। राजेंद्र गुढ़ा ने जब महिला अपराधों के खिलाफ राजस्थान के जो महिला के अपराध हो रहे हैं उन पे जब बात करी, उसके बाद शाम होते होते उनके नाम के आगे पूर्व लग गया, पूर्व मंत्री। तो क्या अशोक गहलोत अपने ही मंत्रियों और विधायकों की सच्चाई नहीं सुनना चाहते? सच नहीं सुनना क्या लग गया पूर्व? राजेंद्र गुढ़ा ने जब महिला अपराधों के खिलाफ विधानसभा में अपना बयान दिया कि मणिपुर में आप बात करते हैं, बीजेपी पर आप उठाते हैं सवाल, अपने गिरेबान में हम झांक देखें कि राजस्थान में महिलाओं के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर शाम होते होते कार्रवाई करते हैं अशोक गहलोत, और वो उनको सबसे पहले तो उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करते हैं, हटाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अशोक गहलोत ने वाकई में सच सुनने की दम नहीं है? अब आपने देखा होगा मणिपुर के मामले में गुढ़ा जी ने सत्य कहा कि भाई पहले अगर मैं अपराधी हूँ, मैं भ्रष्ट हूँ, और दूसरे कहूँ आप भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, तो ये अतिशयोक्ति होगी। तो ये मणिपुर में हुआ है वो भी गलत हुआ है, लेकिन पहले अपने स्टेट में, अपने राज्य में आप मुख्यमंत्री हो, मुखिया हो, अपने राज्य में महिला चाहे दलित हो, चाहे और अत्याचार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, उनको पहले रोकिए, उसके बाद आप बात करिए। और जो कह देता है उसके मंत्री ने सच्ची बात कह दी, पहले अपने देखो। तो उसके छोटी सी बात पर
इसकी इतनी ज़्यादा उनको सहन शक्ति नहीं मिली और उनको बर्खास्त कर दिया। और कल या परसों में आपने देखा होगा मंत्रिमंडल की बैठक में, जो इनकी सतर्कता समिति किसकी बैठक थी, उसके अंदर भी जो मंत्री कुछ सुझाव देता उसी को फटकार रहे थे। तो मैं या तो गहलोत जी को कोई और कॉन्फ्रेंस हो गया है, या गहलोत जी का जाने की विदाई के समय आगे इसी का चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। कहते हैं ना, वो और जब वो दिया जब बुझने लगता है तो थोड़ा फटफड़ाता है। दिया बुझता है तो वो थोड़ा उकसता है। और जैसे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अब वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मेरी सरकार तोड़ने बीजेपी 10 करोड़ हमारे विधायकों को दी। अरे हमने दिए या नहीं दिए, हम क्यों देंगे? तुम्हारी खुद की लड़ाई है। बीजेपी पर हमारे गृह मंत्री जी पे, शाह जी पे डाल रहे हैं। खुद की लड़ाई है, तुम्हारा महत्वाकांक्षी, तुम्हारे जो आपस में मुख्यमंत्री की लड़ाई है, उसमें तुम आपस में एक दूसरे का लेन देन कर रहे हो, चाहे डायरी में लिख रहे हो, चाहे नहीं, ये तुम्हारा अपना काम है। बीजेपी पार्टी ने तो कभी भी सरकार तोड़ने का काम नहीं किया। वो गहलोत जी कहते हैं कि बीजेपी ने एक बार नहीं 2 बार मेरी सरकार को यहाँ पर राजस्थान में गिराने की कोशिश करी, और मैं ही एक ऐसा था जो अगर नहीं होता तो सरकार ना होती। नहीं, वो चलो वो उसका अपना कार्यकुशलता हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने कभी प्रयास नहीं किया। ये तो उन्होंने खुद के, उनका जो पार्टी का, अब क्या ये बात बताइए, ये अपने सचिन पायलट जी क्या बीजेपी के हैं? वो उनके पार्टी के ही तो हैं। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, और विधायक भी रहे हैं, सांसद रहे हैं। उनका पिता तो वो तो कांग्रेस के, वो ही तो उनके तोड़ने का काम कर रहे थे, और उनके साथ कुछ विधायक लगे हुए थे। तो वो काम तो उनका खुद की लड़ाई है। डाल रहे हैं बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी पैसा दे रही, बीजेपी तोड़ने काम कर रही। बीजेपी क्या लेना देना? तुम अपनी सरकार अपना आपने तुड़वाने काम कर रहे हो। अब ठीक है, तुम अगर बीजेपी तोड़ना चाहती तो सरकार टूट जाती। बीजेपी जिस तरीके से बार बार कांग्रेस में फूट की बात करती है कि वहाँ पे गुटबाजी है, सचिन पायलट का खेमा अलग है, अशोक गहलोत का खेमा अलग है, कुछ ऐसे ही अब हमें गुटबाजी बीजेपी में भी देखने को मिल रही है सीएम फेस को लेकर के। वसुंधरा राजे पिछले 4 साल 4.5 साल तक जो थी, उनको साइडलाइन कर दिया गया कर्नाटक में। जब हम हारे, कर्नाटक हारे उसके बाद अब शायद उनको ऐसा लगता है कि फिर से जो लोकल लीडर जहाँ का होता है उनको हमको फ्रंट लाइन में लेके आना होगा। और उधर उनके ही दूसरे जो मंत्री हैं बीजेपी के, आप ही के पार्टी के, वो कहते हैं कि नहीं, इस बार भी जो राजस्थान में चुनाव है वो पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा आने वाला? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई ना तो गुटबाजी है और ना किसी तरह का आपसी मतभेद है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो राजस्थान और हिंदुस्तान में नहीं, वो तो पूरे विश्व में व्यापी है। पूरा संसार ही उसके ऊपर उसका अनुयायी होता जा रहा है। पूरे विश्व में मोदी मोदी हो रही है, तो उसका चेहरा तो हमेशा रहेगा सबके सामने, हर जानवर सामने। तो फिर अब वसुंधरा राजे को फ्रंट लाइन में लेके आने की जरूरत है। ये आप लोगों की मन की उपज हो सकती है, मीडिया चैनल की उपज हो सकती है, या कुछ प्रतिद्वंदी की उपज हो सकती है। वसुंधरा राजे को कभी साइडलाइन पार्टी ने नहीं किया। वसुंधरा राजे हमेशा सीनियर नेता रही है, 2 बार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री रही है, और उनके काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उनके दोनों शासनों में आमूल चूल विकास कार्य, बहुत ही अपराध मुक्त काम हुए हैं, जिसकी सराहना हर जगह की जाती थी, पहले भी, आज भी की जा रही है। ये कोई साइडलाइन नहीं है। और बड़े बड़े जो कार्यक्रम हैं, चाहे नड्डा जी पधारे, चाहे प्रधानमंत्री जी पधारे, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष भी पधारे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री पधारे, चाहे और कोई बड़े नेता पधार रहे हैं, या कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उनमें मुख्यमंत्री जी शरीक भी होती है। और ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा कोई उनको साइडलाइन करेगा। वो सबकी नेता है। आपका जो सबसे बड़ा अभी आपने जो ये अभियान वहाँ पे जयपुर में जब आपने किया, जन घेराव अभियान इतना बड़ा था, नहीं सहेगा राजस्थान के तहत, मंच पे नहीं थी वो? नहीं, वो किसी मंच पे किसी मंच पे नहीं जाना। उससे कुछ दिन पहले तो प्रधानमंत्री की सभा में थी। कुछ ही मंच पे नहीं पहुंचना कोई कारण, व्यक्तिगत कारण हो सकता है। वो दिल्ली में मौजूद थी, वो जयपुर में थी नहीं।
तो दिल्ली में अगर है तो वो नहीं जा पाएगी, तो उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी। वो पार्टी के लिए काम किया है। उसके वसुंधरा जी के पीढ़ी दर पीढ़ी से पार्टी का, राजमाता विजयराज सिंधिया जी के समय से ही पार्टी का समर्पित ये इनका खानदान रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। न तो पार्टी के नेतृत्व कोई उपेक्षा उनकी कर रहा है और नहीं वो पार्टी को दूसरा मान रही। सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा 2/3 बहुमत आएगा। अभी आपके तिजारा विधानसभा क्षेत्र से जो मौजूदा विधायक है संदीप यादव जी, उनके काम को अब तक के, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं करीबन, कैसे देखते हैं आप उनके? देखो मैं तो उनके विपक्ष में हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का हूँ, वो कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, पहले बीजेपी में थे, वो आगे कहाँ जाएंगे वो तो उनका पता नहीं, भगवान जवाली के। अब उस बात में मैं नहीं जाना चाहता। काम जो भी राजनेता प्रतिनिधि जो जनता बनाती है, चाहे पंच बनाओ, सरपंच बनाओ, चेयरमैन बनाओ, जिला प्रमुख बनाओ, एमएलए एमपी बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, तो वो काम सभी करते हैं जितना जिससे होता है जो काम के। लेकिन जो असली जो जनता के अंदर है उसका कि तिजारा विधानसभा में 5 सालों के अंदर ऐसा 75 साल के अंदर ऐसा कोई शासन नहीं आया जिसके अंदर तिजारा विधानसभा में नंगा भ्रष्टाचार हुआ है। कोई ऐसा कार्यालय नहीं जिसके अंदर बिना पैसे जनता काम हो जाए। जनता की उपेक्षा, जनता का अपमान और क्राइम भी अब होने लग गया। मेरे समय में पहाड़ों में खनन बिल्कुल बंद हो गया था, फिर वो डंपर गाड़ियाँ, वो पहाड़ फिर ख़त्म होने लग गए, पर्यावरण का दिक्कत हो रही है। तो ये इस बात से लोग बहुत रुष्ट हैं और मैं बता रहा हूँ आपको, जनता बिल्कुल उनके व्यवहार और उनकी कार्यशैली से असंतुष्ट है। चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, शिक्षा पर मौजूदा विधायक जी ने कितना काम किया है? शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज वगैरह उन्होंने खोले हैं। मैं जो काम किया है उनको नहीं नकार रहा, लेकिन उनके अंदर पूरा धरातल पर उन्होंने काम नहीं किया। एक प्रिंसिपल को बैठा दिया। अब मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में बताऊँ, हमारे तिजारा विधानसभा क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी स्कूल 36 प्रिंसिपल के पद रिक्त है। जहाँ शिक्षा आ जाएगी, बच्चों को कौन पढ़ाए? कंट्रोलर नहीं है, व्यवस्था करने वाला कंट्रोलर जब प्रिंसिपल नहीं है तो स्कूल कैसे चलेगा? 36 खाली है और विधायक जी नहीं उनको भरवा पा रहे हैं। इसी तरह से कॉलेजों के अंदर पूरा स्टाफ नहीं है, 1-2 लेक्चर है, संविधान पे लगाकर उनसे काम करवा रहे हैं, फैक्ट्रियों से पैसे लेकर के, और फैक्ट्रियों वाले वो चंदा उस अपने जन सहयोग से उसको टीचर दे रहे हैं जो 5-7 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा क्या करें? स्कूल खोल दिया, अंग्रेजी स्कूल खोल दिया, अध्यापक तो है ही नहीं, अंग्रेजी पढ़ाने वाला नहीं, तो अंग्रेजी कहाँ सीखेगा बच्चा? उसका जीवन खराब हो जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है बच्चों का। तो ये खुलवाया वो तो अच्छी बात है स्कूल, लेकिन उनको धरा पर लाओ, पूरे स्टाफ को जोड़ो। अब ये काम तो इनको करना नहीं, अब तो 2 महीने इनका बच गया। अब वो इनकी विदाई का समय है, अब वो आगे तो ये हमें नहीं करना पड़ेगा सारा। अभी इस बार आप किन प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में? हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, एक तो जनता के जो अपमानित किया गया, जनता के साथ जो खिलवाड़ हुआ है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रहेगा। और अपराध, जो पुनः अपराध जो पहले 2013 से 18 तक माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो सरकार थी और मैं यहाँ से विधायक था, जो हमने बिल्कुल कायापलट गो हत्या या अपराध, खनन, ये सब बंद कर दिए थे, वो पुनः फिर से चालू हो गए। उनको बिल्कुल ख़त्म करने का हमारा एजेंडा रहेगा। और जो जन जन में जो ये इनका असंतोष इस बात का है कि जगह जगह बिना पैसे काम नहीं हो रहा, कहाँ तिजारा को कि हालात को बदलेंगे और आमजन में भरोसा और विश्वास पैदा करेंगे, अपराध एवं भय पैदा करने काम करेंगे। और उसके अलावा जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त तिजारा को बनाने का काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। जो नया जिला बना खैरतल तिजारा, एक नया जिला जो है वो अस्तित्व में आया, बहुत सारे लोगों ने अपनी खुशी भी जाहिर करी। तो वहीं पर कई जो है लोगों का ये भी कहना है कि खैरतल के आगे तिजारा केवल जोड़ करके खाना पूर्ति जो है वो विधायक जी ने कर दी। हाँ बहन जी, ये मैं बताऊँ आपको, इसके बारे में पहले भी कई चैनलों को बता चुका हूँ कि ये तिजारा नाम जोड़ने से कोई जिला नहीं बढ़ता। अगर ऐसे ही नाम जोड़ने से बने तो तिजारा का जयपुर / तिजारा रख दो, राजधानी बन जाएगी। तो विधायक जी उसको राजधानी बनवा देते।
तिजारा जो भिवाड़ी में जो कार्यालय वो अलवर जिला था, उस समय से भिवाड़ी में कार्यालय, तो वो तो हटने का प्रश्न नहीं था। लेकिन वो उसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। वो गलत मान रहे हैं, तो वो तो हटते ही नहीं। वो तो जय तिजारा नाम नहीं जुड़ता तब भी नहीं हटते, क्योंकि वो तो सेकंड में खुले हुए हैं, दूसरे ऑफिस खुले हुए हैं। और नहीं, अब तिजारा नाम जोड़ा है तो तिजारा में जो भी जिला लेवल के कार्यालय 2, 4, 1, 5 कुछ तो होते, एक भी कार्यालय प्रस्तावित नहीं है। 24 कार्यालय के अधिकारी खैरतड़ में ही नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ये तो एक तिजारा की जनता का अपमान है। और जहाँ खुशी की बात है, कोई नहीं था जब इसका काफिला निकला था, तो एम्बुलेंस, पुलिस प्रशासन, कर्मचारी, अधिकारी जिनको बेचारा को भाई ट्रांसफ़र का दौर चल रहा है, कभी हट नहीं जाओ, वो ये सब थे। कुछ उनके गिने चुने जगह जगह 2-2, 10-10, 20-20 आदमी थे। पूरी पब्लिक इस बात को जान चुकी है, छलावा है, ये बिल्कुल धोखा है। और ये तिजारा की जनता को अपमानित करने का नाम का, इस नाम से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर लाभ दिलाना चाहते हैं विधायक जी, तो कम से कम 2-4 यहाँ पर जिला लेवल के ऑफिस खुलवाए, तो फिर हम इनको धन्यवाद दे दें। अगर आप आते हैं तो क्या हम भिवाड़ी तिजारा एक नया जिला बनता हुआ देख सकते हैं? देखो, पूरी कोशिश तो हमारी सरकार आएगी तो जनता की भावनाओं की कदर करते हुए जनता की भावनाओं को हम सरकार में रखेंगे, हम सरकार के सामने उनको रखने की कोशिश करेंगे। और संभावनाएं कभी कम नहीं होती, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई रास्ता बंद हो गया कि भाई यहाँ जिला बन ही नहीं सकता तिजारा भिवाड़ी। ये बिल्कुल बढ़ सकता है, कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से पूरा प्रयास भी किया जाएगा। क्योंकि जब दूदू जैसे ग्राम पंचायत और सब तहसील मुख्यालय पर ही जिला बन सकता है, तो तिजारा भिवाड़ी, तो तिजारा एक ऐतिहासिक शहर है, भिवाड़ी एक पूरे राजस्थान की ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी है। तो ये तो यहाँ तो बहुत बड़ा चार्म है, यहाँ तो बनाने में कोई बहुत प्लस पॉइंट है, बढ़ सकता है। ये तो हमारे नेतृत्व की जो प्रयास करने की, मैं तो इसको कमजोरी मानता हूँ जो ये नहीं बढ़ पाया। मौजूदा समय में आपको प्रदेश में पीएम मोदी की, बीजेपी की लहर नजर आ रही है इस बार? 24 के चुनाव में तो कोई टक्कर में ही नहीं है। वहाँ इस वक्त 23 के चुनाव के अंदर हम 4 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 24 के चुनाव में तो ये जो इंडिया भिंडिया क्या बनाया है, ये तो सारे अपराधी जो जिनके पास केस मुकदमा चल रहा है, और मोदी ने इसे घमंडिया कहा, जिनका, हाँ वो कुछ भी कहा, जो इनने ये अपराधी ये जो इकट्ठा हुआ है ना, ये सत्ता की बात नहीं है, ये तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सारे ये। और इनको ये डर है प्रधानमंत्री इन पे कार्रवाई करा के इन अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाख में डालेगा, क्योंकि जेल कल का काम कर रखा है इन्होंने। तो ये जेल से बचने के लिए, अपना भ्रष्टाचार कमाया हुआ धन को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो कोई हमारे पुरानी यहाँ देसी कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। तो ये तो सारे चोर चोर मौसेरा भाई इकट्ठे हुए हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं। जनता इनको नकार चुकी है। मोदी प्रधानमंत्री के नाम से वोट पड़ेगी बिल्कुल तय, और आपके 300 कुछ आई है, और आपके 400 सीट से पार आएगी, मेरा अपना ये मानना है। और तिजारा या विधानसभा जो अपने राजस्थान की है, इसमें अपन 2/3 बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और तिजारा में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं आपको पहले बता चुका, यहाँ तिजारा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पोल अच्छे बहुमत जीतेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चुनावों से पहले आप जो हैं वो जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? अपने राजस्थान की जनता से, तिजारा विधानसभा की क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? नहीं, जनता से तो मेरी ये 15 अगस्त की धन्यवाद सबको दे ही दिया, और जनता से यही अपील करना चाहते हैं, जनता से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी जो भावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो 13 में कमल खिला, उसी तर्ज पर डंके की चोट ये 23 में भी खिले। और मेरे ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मामन सिंह सीधा साधा सरल और ईमानदार विधायक है, यही नेतृत्व हो। तो उनके आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इस बात का पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्याशी बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, और आप लोग पूरे भारी बहुमत से मुझे जिताओगे और आप करने का काम करोगे। 5 स्थान था, पहला स्थान करने का काम करेंगे। और मैं जनता से वायदा करता हूं, अपने तन मन धन और अपना पूरा न्यौछावर तिजारा की विधानसभा की जनता के भाई बहनों, सभी किसान, मजदूर, व्यापारी
नौजवान सबके लिए मेरा समर्पित रहेगा। और मैंने आज तक घर का 1 रुपये कहीं कोई कभी काम नहीं किया। मेरे जो पुराने काल में भी जब मैं शिक्षक रहा तब भी पूरा वेतन मेरा जनता के सहयोग में, जनता के कामों में ही लगता था। पूरे जीवन में अपने घर के काम के लिए मैंने कोई किसी तरह का वो नहीं किया। सब जनता के लिए मेरा पूरा शरीर समर्पित है। इसी के साथ पूरा जनता का मुझे भरोसा है, उनका मुझे हम पर आशीर्वाद बना रहे। और आप पुनः आपके चैनल को और आप सबको धन्यवाद देते हुए, रुचि बेटी हमारी बेटी समान हो आपको भी पुनः धन्यवाद देते हुए, महावीर जी हमारे चीफ हैं मीडिया चैनल के, उनको पुनः धन्यवाद, सभी टीम को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। तो ये थे हमारे साथ मामन सिंह यादव जी, बेहद सादगी से अपना जीवन जीते हैं और एक बार फिर से स्वयं सेवा में नहीं समाज सेवा में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि पार्टी एक बार फिर से उन्हें टिकट दें और वो जीत कर आएँ और जनता की एक बार फिर से सेवा करें। मेरे सहयोगी हरीश के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।